इंडिया का पहला हाई स्पीड रेलवे लाइन अहमदाबाद और मुंबई के बीच बन रहा है। यह 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें बुलेट ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। यह सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा, जो अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसे बनाने में 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके 2027 तक खुलने की उम्मीद है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें वडोदरा, भरूच और सूरत शामिल हैं। इसकी सफलता के बाद भविष्य में इसे दिल्ली तक बढ़ाने की योजना है। 2031 तक जापान सीधे अत्याधुनिक तकनीक प्रदान कर रहा है। इंडिया ने 1960 में शिंकासेन के नाम से असली बुलेट ट्रेन विकसित की थी। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया को इसकी इतनी जरूरत है अभी? क्या मौजूदा रेलवे लाइनों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता था? इन सब के बारे में जानने के लिए इसके बनने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब अहमदाबाद और मुंबई के बीच पहली ट्रेन दौड़ी थी। 1860 के दशक की बात है, जब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी ने इस पर काम शुरू किया था। कुछ ही सालों में कुछ हिस्सों में ट्रेन चलने भी लगी थी, लेकिन पहली ट्रेन अहमदाबाद से 20 जनवरी 1863 को चली थी। तब तक यही स्टेशन आखिरी स्टेशन हुआ करता था। चर्च गेट तब तक बना नहीं था। CSMT स्टेशन बोरी बंदर के नाम से चलता था, क्योंकि यह किसी और रेलवे कंपनी ने बनाया था। यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी, इसीलिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे से नहीं जुड़ती थी। 1870 के दशक तक आते आते डायरेक्ट ट्रेन्स चलने लगी थी। अहमदाबाद से बॉम्बे बनाते वक्त इस रूट में बहुत चुनौतियां आई थी, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स जैसे बहुत ही मुश्किल रास्तों से होकर गुजरता था और इसमें बहुत से उतार चढ़ाव थे। भरूच ब्रिज इस रूट का एक ऐसा ही अहम हिस्सा पार करता है, जो नर्मदा नदी पर 1861 में बना था। यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से राज्य का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए रेलवे लाइन बनने से पहले यहां आना जाना बहुत होता था। बैलगाड़ी से, नाव से और घोड़ों से। ड्रोन कैरिजेस इस्तेमाल होते थे। रेलवेज आने के बाद व्यापार और परिवहन बहुत ज्यादा बेअराच गया। इसका फायदा उठाते हुए राज्य में बहुत सी मिलें भी बनाई गई। राज्य के व्यापारी और व्यवसायी अपने उत्पादों को सस्ते में और तेजी से भेजने लगे। कुछ ही सालों में बॉम्बे क्षेत्र में मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बॉम्बे में बहुत तेजी से लोग बसने लगे, जिसका बहुत बड़ा श्रेय रेलवेज को जाता है। इसके अलावा बॉम्बे पोर्ट्स देश के उन गिने चुने बंदरगाहों में से एक था जहां से इंटरनेशनल ट्रैवल किया जा सकता था, इसलिए बहुत से लोग अंदर से इंडिया आते थे। इस क्षेत्र के लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बॉम्बे आया करते थे। आजादी के बाद इस रूट पर बहुत से मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेड्स देखने को मिले, जिससे इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों बढ़ी। 1987 में पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। इसके अलावा रूट पर डबल ट्रैकिंग स्टेशंस पर नए ट्रैक्स भी बिछाए गए। प्लेटफॉर्म्स और सिग्नल लिंक सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया। 1994 में अहमदाबाद मुंबई शताब्दी शुरू हुई, जिससे ट्रैवल टाइम और भी कम हो गया। आज ये रूट देश का सबसे बढ़िया रूट है। दिल्ली मुंबई का हिस्सा होने के कारण सबसे ज्यादा पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट दिल्ली और मुंबई के बीच ही होता है। रोड रूट्स और रेल रूट्स दोनों ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन। इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस बनाई गई हैं। इन्हें चेक करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। 3 सेकंड रुककर। बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान सबसे पहले 2009 से 10 में आया था, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद के अलावा 5 और कॉरिडोर्स का फीजिबिलिटी स्टडी किया गया था। फिर 650 किलोमीटर लंबा रूट प्रपोज हुआ। यह अहमदाबाद से पुणे विया मुंबई था। इसमें फ्रेंच नेशनल रेलवेज SNCF भी पार्टिसिपेट कर रहा था, जो फ्रांस की हाई स्पीड रेल TGV चलाता है। वो इसमें टेक्निकल कोऑपरेशन दे रहे थे, लेकिन 2013 में रेलवे बोर्ड ने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप करने का डिसाइड किया, क्योंकि मुंबई से पुणे वाला सेक्शन बीच में घाटों की वजह से काफी एक्सपेंसिव था। इसलिए सितंबर 2013 में इंडिया और जापान ने सिर्फ मुंबई अहमदाबाद रूट को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि जापान अपनी शिनकनसेन टेक्नोलॉजी बेचना चाहता था। इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग अलाइनमेंट सर्विसेज, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और टनल्स
ब्रिजेस और हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका और एसएनसीएफ साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस स्टडी में 12 स्टेशंस को फिर से इंक्लूड किया गया। यह रूट मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से पुलिस स्टेशन तक प्रपोज हुआ ताकि भविष्य में इसे पुणे तक एक्सपैंड करने का ऑप्शन खुला रहे। 2016 में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL से अप्रूवल भी मिल गया। NHSRCL को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में बनाया गया है। इसमें इंडियन रेलवे के साथ महाराष्ट्र और गुजरात सरकारें भी शामिल हैं। इस जॉइंट वेंचर में केंद्र सरकार NHSRCL को 10,000 करोड़ और गुजरात और महाराष्ट्र सरकारें 0,000 करोड़ रुपए देंगी। फाइनल ये हुआ है, कुल 12 स्टेशन, कुछ ग्रीनफील्ड और कुछ सहायक रेलवे स्टेशन के साथ बुलेट ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म भी जोड़े जाएंगे। इसकी शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से होगी और फिर बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन के पूर्वी तरफ प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 पर रखा जाएगा। आनंद नगर के बीच में एक ग्रीनफील्ड स्टेशन बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म 6 और 7 का क्षेत्र बुलेट ट्रेन को दिया जाएगा। एक और ग्रीनफील्ड स्टेशन भरूच के पश्चिमी तरफ बनाया जाएगा और एक पुल की मदद से नर्मदा नदी को पार करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और WDCW के साथ साथ पूरा रूट बनाया जाएगा। 90 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर लंबी सुरंगें होंगी और 28 स्टील ब्रिज भी बनाए जाएंगे। रूट ज्यादातर वायडक्ट पर क्यों बनाया जा रहा है? तटबंध नहीं बनाए जाने का एक कारण है, जमीन कम लेनी पड़ती है जहां सबसे ज्यादा देरी देखने को मिलती है। इसके अलावा मिट्टी का काम भी कम करना होगा और पूरे रास्ते में जो बाड़ लगानी पड़ती थी वो भी बच जाएंगी। लेकिन फिर भी रूट को एलिवेटेड रखने के कारण लागत में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग मुंबई को थाने से जोड़ेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगी। यह सुरंग BKC में शुरू होगी और थाने पहुंचने के बाद रूट एलिवेटेड हो जाएगा। BKC में टर्मिनल बनाने के लिए 5.4 हेक्टेयर जमीन दी गई थी और यहीं पर मुंबई मेट्रो स्थित होगी। यह लाइन 2 और ठाणे से भी जुड़ेगा। पूरे रूट की लागत पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है और अब यह 80,000 करोड़ रुपए हो गई है। कोविड में देरी और जमीन अधिग्रहण के मुद्दों के कारण भी इसमें वृद्धि देखी गई है। जीका ने लोन के जरिए इसे सबसे ज्यादा फंड दिया है। उन्होंने अब तक 5,000,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया है और रूट पूरा होने तक 0,000 करोड़ और देंगे। यह लोन भारत को 50 साल के लिए केवल 0.1% की ब्याज दर पर दिया गया है। लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उठाएंगी। 20 कंपोनेंट जापान से सप्लाई किए जाएंगे और भारत में बनाए जाएंगे। 24 रेडी 5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट खरीदे और चलाए जाएंगे, जिनमें से 6 ट्रेनें भारत में असेंबल की जाएंगी। कठोर जलवायु के कारण इसमें थोड़ा बदलाव भी किया जाएगा। कुल 1434 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और 2017 में निर्माण शुरू हुआ था। अब तक 91 किलोमीटर वायडक्ट पूरे हो चुके हैं, 233 किलोमीटर पियर बंद हैं और 263 किलोमीटर नींव के लिए तैयार हैं। रूट का 50 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है। यह पहली बार अगस्त 2026 में खुलेगा। सूरत से बिलीमोरा तक का पूरा रूट 2027 में खुलने की उम्मीद है। ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और औसत गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारतीय रेलवे ने इसके लिए 2 तरह की सेवाओं का प्रस्ताव रखा है। एक एक्सप्रेस सर्विस, जिसमें ट्रेन बीच में केवल 2 स्टॉप सूरत और वडोदरा पर रुकेगी, और दूसरी धीमी सर्विस, जिसमें यह सभी स्टॉप पर रुकेगी लेकिन एक स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट रुकेगी। एक्सप्रेस ट्रेन का पूरा सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा और धीमी ट्रेन को 2 घंटे 58 मिनट लगेंगे। फिलहाल मुंबई से अहमदाबाद का ट्रेन सफर 6 से 7 घंटे का होता है। हर दिन कुल 70 सेवाएं संचालित होंगी। 35 पी कारें एक दिशा में लाइन पर चलेंगी। हर घंटे 3 ट्रेनें चलेंगी और बाकी समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन और एंड टू एंड टिकट की कीमत 36,000 रुपये होगी। रेलवे ने अनुमान लगाया है कि इसके खुलने पर हर दिन 36,000 लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जाएगा। एक ट्रेन में शुरुआत में 10 कोच होंगे और वह कुल 700 यात्रियों को ले जा सकेगी। बुलेट ट्रेन के बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन इसकी खास बात यह है कि
ये 1000 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फ्लाइट्स, कार्स, नॉर्मल ट्रेन्स और बसेस, इन सबसे कई गुना बेहतर है बसेस, ट्रेन्स और पर्सनल व्हीकल से तेज, फ्लाइट से भी फास्ट और एयर ट्रैवल से सस्ता भी, क्योंकि चेक इन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट आने जाने में बहुत टाइम लगता है। एयरपोर्ट्स तो यूजुअली सिटी से बाहर होते हैं और स्टेशन सेंटर में, तो एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर हम अहमदाबाद से मुंबई का एवरेज फ्लाइट टाइम देखें तो वो 1 घंटे 20 मिनट है। उसमें अगर हम 1.5 घंटे सिक्योरिटी के और आधा घंटा एयरपोर्ट पहुंचने का जोड़ दें तो टोटल ट्रैवल टाइम लगभग 3.5 घंटे का हो जाता है। बुलेट ट्रेन से यही दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसलिए ये लक्स ऑफ पीपल के लिए प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित होगा। एक स्टडी में यूरोप के हाई स्पीड रेल के इफेक्ट्स देखे गए तो पता चला कि एयर ट्रैवल से डिमांड लगभग 30% कम हो गई। रोड ट्रैवल में 15% और कन्वेंशनल रेल में 30% का बदलाव आया। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बनने से इंडिया में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा, खासकर उन छोटे शहरों में जहां अपने एयरपोर्ट्स नहीं हैं। आनंद और वापी और उनके पैसेंजर्स के लिए तो ये बुलेट ट्रेन गेम चेंजर साबित होगी ही, साथ ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वेस्टर्न सबर्ब्स के लिए भी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन्स और फ्लाइट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। ओपनिंग के बाद रोड्स पर भी कम ट्रैफिक जैम होगा। कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से टूरिज्म और बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस में सुधार की जरूरत तो है ही, लेकिन बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन से उसमें भी मदद मिलेगी। जॉब लाइंस अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, तो अपग्रेड्स आसानी से किए जा सकते हैं। आईएसएस रूट के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसे ही छा और कॉरिडोर्स प्लान किए हैं, जैसे कि दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मिसौरी और दिल्ली अमृतसर। बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजिंग एक्विजिशंस, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी हाई है तो उसके रूट में मिनिमम टर्न्स और जेंटल ग्रेड्स होना बहुत जरूरी है। उसके लिए रूट्स को कुछ ऐसे एरियाज से भी गुजारना पड़ सकता है जहां बिल्डिंग्स हो या लैंड इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो। आईएसएस इशू को सॉल्व करने के लिए पूरी रोड को रीबिल्ड करना पड़ता है। एलिवेटेड बैंक्स के लिए 3 गुना ज्यादा एरिया अक्वायर करना पड़ता। जब दूसरे हाईवेज और रेलवे लाइंस बन रही होती हैं तो उन एरिया से बचने के लिए टर्न्स या स्टीप ग्रेड्स का यूज किया जा सकता है, जो कि हाई स्पीड रेल में नहीं होता। ये इतना आसान नहीं है। ये बाश के पास की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बुलेट ट्रेन की लाइन है और YUDAC में दोनों में सिर्फ 2 ही ट्रैक्स हैं। लेकिन WDCW और दूसरे छोटे शहरों के पेरिफेरी में स्टेशंस बनाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि एक्सप्रेस सर्विस को उन स्टेशंस पर रुकना तो नहीं था, लेकिन उन्हें स्लो डाउन जरूर करना पड़ता। रूट में आने वाले सिग्निफिकेंट टर्न्स की वजह से SS ग्रीनफील्ड स्टेशन से रूट बिल्कुल सीधा रह सकता है, जिसे एक्सप्रेस सर्विस यूज स्पीड में बाईपास कर सके। एक अकेला एक्सेप्शन है सूरत का स्टेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्टेशंस तक पैसेंजर्स आसानी से पहुंच सके, इसके लिए बुसेस, मेट्रोस या ट्रम्स का इंतजाम करना होगा। क्योंकि अगर उन्हें हर बार एक्सपेंसिव टैक्सीज या असुविधा का सामना करना पड़ेगा तो वो नॉर्मल ट्रेन से जाना ही प्रेफर करेंगे। हमने बुलेट ट्रेन के बारे में इतनी बात की। जापान शिंकानसेन के बिना अधूरा है। शिंकानसेन दुनिया का पहला हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है जो 1964 में शुरू हुआ था। पहली लाइन 2 बड़े आर्थिक केंद्रों टोक्यो और ओसाका को जोड़ती थी। यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर 4 घंटे हो गया, क्योंकि उस समय ट्रेनें 210 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलती थीं। पहले पारंपरिक रेलवे लाइन प्रशांत महासागर के किनारे चलती थी, जो सभी शहरी क्षेत्रों को जोड़ती थी, लेकिन 1950 के दशक में बहुत भीड़-भाड़ थी। उसी समय कुछ निजी रेलवे कंपनियों ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी तेज ट्रेनें चलाना शुरू कर दी। इसमें लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए जापान नेशनल रेलवेज ने एक और भी तेज ट्रेन बनाने का फैसला किया। निर्माण 1959 में शुरू हुआ और पहला चरण 1964 में खोला गया। शिंकानसेन एक इनोवेटिव तकनीक थी जिसमें अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया था। जापान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमें हाई स्पीड रेलवे की आवश्यकता क्यों है, जब पूरी दुनिया उन पर शक कर रही थी। उस समय की मुद्रा के अनुसार इसका शुरुआती बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन जब तक यह बना तब तक इसकी लागत दोगुनी हो चुकी थी। लागत निश्चित रूप से बजट से अधिक थी, लेकिन लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि केवल 10 वर्षों में इसने इतनी आय अर्जित की
कि इसके निर्माण और संचालन की सभी लागतें वसूल हो गईं। अब तक शिंकानसेन 1000 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ले जा चुका है। बिना किसी टक्कर या दुर्घटना के एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। यह अभी भी दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक है। इसके अलावा ये ट्रेनें इतनी समय की पाबंद हैं कि इनकी औसत देरी केवल 36 सेकंड है। उन्हें अपनी क्षमता पर इतना भरोसा है कि सभी स्थानांतरण 1 सेकंड के भीतर समय पर होते हैं। यानी अगर एक ट्रेन थोड़ी भी देर से चलती है तो उसके सभी कनेक्शन लेट हो जाएंगे। शिंकानसेन का उद्देश्य लोगों को राजधानी तक लाना था, जिसे इसने बखूबी पूरा किया। इससे कई अलग थलग और उपेक्षित क्षेत्रों तक भी परिवहन के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। मार्ग में आने वाले कई छोटे शहरों ने भी आर्थिक विकास देखा और कई पर्यटन स्थल बन गए। शिंकानसेन ने कम दूरी के लिए हवाई यात्रा का विकल्प प्रदान किया। इसके खुलने के बाद जापान की सड़कों और हवाई अड्डों पर बोझ कम हुआ। वर्तमान में उनके टिकट की औसत कीमत 10 लाख येन है। शिंकानसेन की सफलता के बाद जापान अपनी तकनीक को दूसरे देशों में ले गया। भारत की तरह उन्होंने अपने रेल उद्योग में वृद्धि देखी है। अब उनका हाई स्पीड रेल नेटवर्क 2700 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिम में क्यूशू द्वीप से होक्काइडो तक फैला हुआ है। जापान अभी इससे खुश नहीं है। वे इससे भी तेज ट्रेन बनाना चाहते हैं, मैग्लेव ट्रेन। इसकी पहली लाइन का निर्माण वर्तमान में टोक्यो और नागोया के बीच चल रहा है, जो 2027 तक खुल जाएगी। यह ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन से चलेगी, जो 505 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुलने के बाद दुनिया की सबसे तेज ट्रेन होगी। आर की अधिकतम गति के साथ टोक्यो से नागोया की 286 किलोमीटर की दूरी केवल 40 मिनट में तय की जा सकती है और ओसाका तक आगे बढ़ने में केवल 27 मिनट लगेंगे, जो वर्तमान में 2 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन के साथ इस रूट की कुल लागत 47 अरब डॉलर होगी, यानी 90,000 करोड़ रुपए रूट टनल में बनेंगे। अगर हम यूरोप की पहली हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो वह है फ्रांस की टीजीवी। इसकी पहली लाइन 1981 में बनी थी। एलजीवी पेरिस साउथ ईस्ट पेरिस और लियोन के बीच बनाया गया था। जब टीजीवी लॉन्च किया गया था तो यह दुनिया में पहला था। यह 270 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ सबसे तेज ट्रेन बन गई। उस समय जापान की बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तब से शिंकानसेन और टीजीवी दोनों की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक BREH गई है। पेरिस से डिजॉन की यात्रा करते समय बीच की पारंपरिक रेलवे लाइन में अड़चन के कारण भीड़-भाड़ काफी BREH गई थी। इसलिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे ने एक बिल्कुल नई हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया। इसका काम 1976 में शुरू हुआ और 1983 तक पूरा हिस्सा खोल दिया गया। पहली लाइन की सफलता से पूरे नेटवर्क का विस्तार हुआ। पेरिस को मार्सिले और बोर्डो जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए फ्रांस में नई लाइनें बनाई गईं। आज फ्रांसीसी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क 2800 किलोमीटर लंबा है। देश के भीतर गंतव्यों को जोड़ने के अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को भी जोड़ता है। यूरोपीय हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़कर इसकी ट्रेनें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली तक पहुंचती हैं। किसी भी बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए यातायात की मांग का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक मार्ग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपीय आयोग के अनुसार एक HSR लाइन उचित है जब कम से कम 90 लाख यात्री उस पर यात्रा करते हैं। पहली टीजीवी लाइनों ने एक वर्ष में 4 करोड़ यात्रियों को ढोया। लाइन खुलने के 3 साल के भीतर पेरिस और लियोन के बीच हवाई यात्रा 31% से घटकर केवल 7% रह गई और हाई स्पीड रेल यात्रा 40% से बढ़कर 72% हो गई। यानी पेरिस से लियोन जाने वाले यात्रियों की संख्या 72 गुना बढ़ गई। तब से उड़ानें काफी सस्ती हो गई हैं, लेकिन फिर भी यह लाइन लाभदायक बनी हुई है। आज दुनिया के 19 देशों में हाई स्पीड रेलवे लाइनें मौजूद हैं। कुल 59,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 40,000 किलोमीटर के साथ चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2,000 किलोमीटर के साथ स्पेन दूसरे स्थान पर है। उसके बाद फ्रांस और जापान क्रमशः 2,800 और 2,700 किलोमीटर के साथ हैं। इन देशों से इंडिया हाई स्पीड रेल बनाने और चलाने के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहली बात, बुलेट ट्रेन बनाने से स्पीड जस्टिफाइड होगी। वो रेल अफोर्ड नहीं कर सकते,
उनसे ट्रेन का ऑप्शन भी छीन लिया जाता है। उनको फिर से बसों से ट्रैवल करना पड़ता है। यह चीज ध्यान में रखनी होगी। हाई स्पीड रेल से एयरपोर्ट्स भी कुछ हद तक फ्री हो जाएंगे, जिससे एयरलाइंस शॉर्ट हॉल की बजाय लॉन्ग हॉल यूज करेंगे। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री लंबे फ्लाइट्स पर फोकस कर पाएगी। आज इंडियन एविएशन इंडस्ट्री 7% से ग्रो कर रही है, तो जितने शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स हम बुलेट ट्रेन से पूरे कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने से अच्छा है कि हम ज्यादा रेलवे स्टेशन बनाएं। इसके अलावा किसी और पब्लिक ट्रांसिट सिस्टम का प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को एक बड़ी सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके फायदे इकोनॉमी को इतने ज्यादा होते हैं कि उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं गिना जा सकता। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया जाता है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट्स को यह डिसाइड करना होगा कि टिकट के दाम कितने रखे जाएं और किस रूट पर ट्रेन बनाई जाए, ताकि लोन भी पूरा हो जाए और पैसेंजर्स पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। इसके अलावा जापान से शिंकानसेन से बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड और ऑन टाइम परफॉर्मेंस सीखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में शिंकानसेन में एक भी मौत नहीं हुई है इंडियन बुलेट ट्रेन के लिए, जबकि वो ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेगुलरली चलती है। हाई स्पीड रेल को दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में हमारे पास कन्वेंशनल रेल सिस्टम्स हैं, मेट्रोज हैं, और हम इसको दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप मेरे बनाए हुए मुंबई ट्रांजिट मैप या इंडियन हिस्ट्री चार्ट खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं हर दिन ऐसे ही डिजिटल मैप्स और चार्ट बनाता हूं। इन रिलीज को हर महीने पाने के लिए चैनल का सदस्य बने और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। जुड़ने के बाद आपको पुरानी सभी डिजिटल फाइल्स भी मिल जाएंगी। इससे आप सीधे चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे।